हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 2 ज्योग्राफी की, जो कि हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ का सेकंड वीडियो होगा ये। तो इस चैप्टर का नाम पहले हम देख लेते हैं, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। एक्चुअली इसमें हम जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम न्यू और ओल्ड दोनों एनसीईआरटी को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये चैप्टर एक साथ में है, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें ग्लोब एंड मैप्स करके एक चैप्टर है और सेकंड चैप्टर इसका है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, तो हम क्या करेंगे कि हम नई और पुरानी दोनों एनसीईआरटी को साथ में कंबाइन करते हुए हम एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, मीन्स हमारे दोनों ग्लोब्स के बारे में भी हम देखेंगे, हम मैप्स के बारे में भी देख लेंगे, फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम सबके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ग्लोब का मीनिंग क्या है। हम प्रीवियस क्लास में भी इस बारे में डिस्कस किए थे कि जो अर्थ का शेप है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल शेप है अर्थ की। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमने पहले बताया हुआ है कि पोल पे फ्लैटेंड है और इक्वेटर पे इसका बल्जी शेप में है, बट हम स्फेरिकल शेप में ही लेके चलेंगे। ठीक है, हमें समझने में और समझाने में दोनों में थोड़ा ईजिली होगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो ग्लोब का शेप, अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल है। ठीक है, तो हमारा जो ग्लोब होता है, ग्लोब भी हमारा स्फेरिकल ही होता है, मार्केट में मिल जाता है, अवेलेबल होता है। तो ग्लोब का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि अर्थ हमारा स्फेरिकल है, तो अर्थ के जो जितने भी डिस्टेंस है सारे सब एंगुलर डिस्टेंस है, और अर्थ की जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हो गए, ओशियन हो गए, कंट्री वगैरह हो गई, तो जितने भी स्पेसिफिक फीचर्स हैं अर्थ की, उसको ईजिली समझने के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है उसको समझने के लिए हमें ग्लोब की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें काफ़ी हेल्प करता है इसको एकदम अच्छे से समझने में। ठीक है, तो बेसिकली ग्लोब और कुछ नहीं है, अर्थ का ही एक ये मिनिएचर है। ठीक है, उसका एक स्मॉल पार्ट है, मतलब कि एक ये स्मॉल थिंग है ये ग्लोब, जो कि अर्थ को ही डिनोट करती है, और हम ग्लोब के माध्यम से ही, ग्लोब के थ्रू हम सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, मैप क्या है। एक्चुअली ग्लोब होता क्या है, अगर हम उसको मार्केट में देखें तो उसमें भी ऐसे एक पिन होगी, एक स्टैंड होगा, इस पिन पे ये टिका हुआ होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में कुछ नहीं, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये इसकी एक्सिस है, इसको एक्सिस माना जाता है ग्लोब में, और इस एक्सिस के अराउंड ये अर्थ जो है घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि अर्थ का रियल फीचर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैप के बारे में। मैप के बारे में एक्चुअली होता क्या है कि हमें अगर अर्थ एज ए होल लेके हमें स्टडी करना है, तो हमें ग्लोब के थ्रू ही हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं। बट इफ़ वांट टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ सम कंट्रीज, स्पेसिफिक फिनोमिना एंड स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ एनी कंट्रीज और एनी स्टेट, देन वी नीड अ मैप। तुम करते क्या है इसमें कि अभी चूँकि इसकी जितनी भी डिस्टेंस है वो एंगुलर डिस्टेंस है, मैप में हमें क्या चाहिए होगा, हमें 2D स्पेस चाहिए। ठीक है,
तो 2D में हम इसको डिनोट ऐसे मार्क करेंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि जितने भी, अब सपोज कि हमें पूरे इसमें सपोज इंडिया को हमें दिखाना है, ठीक। अब इंडिया का टोटल एरिया तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो टोटल एरिया से काफ़ी ज़्यादा है, बट 32 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। ये इसका अर्थ का पूरा एरिया है। हम इस पूरे एरिया को हम इस पे डिनोट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि 1 सेमी सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। 1 सेंटीमीटर ऑन प्लेन सीट इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, ओके। तो हम ऐसा करके यहाँ पर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे। हम इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर हम इंडिया का मैप, अगर हम इस स्केलिंग करके इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं, तो हम इंडिया में किसी भी दो पोजीशन के बीच की दूरी हम एग्जैक्ट तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैप में होता क्या है कि इसमें स्केलिंग की जाती है, और इसमें जो डिस्टेंस होती है एक्यूरेट डिस्टेंस ली जाती है, डिस्टेंस मेजर की जाती है, ठीक है। तो ये तो होता है मैप का ओरिजिनल मीनिंग, ठीक है। अब हम मैप के बारे में बात करें तो मैप के भी कुछ टाइप्स होते हैं। मैप्स के भी कुछ टाइप्स होंगे, जैसे कि मैप के 3 टाइप्स हैं मेनली। द फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप, सेकेंड वन इज पॉलिटिकल मैप, थर्ड वन इज थीमेटिक मैप, ठीक है। हम अगर किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक कंट्री, स्पेसिफिक स्टेट की फिजिकल फीचर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, वहाँ की चीज़ों को हम डिनोट कर रहे हैं मैप पे, तो हम उसको बोलते हैं फिजिकल फीचर मैप। यानी कि कोई मैप है जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन के फिजिकल फीचर्स को शो कर रहा है। अगर कोई मैप है जो किसी प्लेस, किसी कंट्री, किसी स्टेट की पॉलिटिकल बाउंड्री को बता रहा है, तो वो मैप पॉलिटिकल मैप हो जाएगा। जैसे कि कोई कंट्री है, ओके, कि कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, कंट्री डी। अब ये क्या होगा, ये कंट्री ए बी सी डी सबकी क्या होगा, बाउंड्री बता रहा है। ये पॉलिटिकल मैप है। कोई मैप है सपोज वो बता रहा है कि यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे प्लेटू है, इस एरिया में प्लेटू है ये माउंटेन हो गए, यहाँ से रिवर बह रही हैं, ये प्लेन मैदान है। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पे इसके फिजिकल फीचर्स को बता रहा है। ये क्या है, पॉलिटिकल फीचर बता रहा है। थीमेटिक मैप क्या होता है कि ये बेस्ड ऑन थीम होता है, थीम बेस्ड होता है। ये थीम बेस्ड का मीन्स होता है कि सपोज़ कि हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन की, या फिर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लाइक हमें सपोज हमें फाइंड आउट करना है कि टेम्परेचर मतलब कि एक है कि 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले एरिया को मैप में शो कीजिए। या हम बोल दिए कि कोई फॉरेस्ट ओरिएंटेड मैप होना चाहिए, ओरिएंटेड मैप। उस मैप में हमें सिर्फ फॉरेस्ट को ही बताना है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा थीमेटिक मैप हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, वो थीम बेस्ड पे है कि हमें किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज़ को ही हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। और हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी मैप होता है, लाइक यहाँ ये कोई मैप है, इस मैप में भी हम मोस्टली क्या होता है कि राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ एक जगह पे क्या होगा, स्केल दी होगी, ओके। और एक कॉर्नर पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन दी होगी। मोस्टली डायरेक्शन एक एरो ऊपर की ओर होती है, इसे हम नॉर्थ डायरेक्शन मानते हैं। अगर किसी मैप में डायरेक्शन गिवन नहीं है,
तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उस मैप में जो टॉप साइड में है ये नॉर्थ है, बॉटम साइड में साउथ है, ये राइट हैंड साइड पे ईस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट है। ये हम एज्यूम करके चलते हैं अगर मैप में दिया नहीं है तो, बाकी मेनली दिया ही रहता है। दीज ऑल साइड्स आर नोन एज कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द मैप। कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द मैप। अभी हम क्या कर सकते हैं कि इनके बीच से कुछ हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन को भी हम देख सकते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट डायरेक्शन मतलब कि दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ, बिटवीन दिस साउथ एंड वेस्ट देयर विल बी साउथ वेस्ट, बिटवीन दिस ईस्ट एंड साउथ देयर विल बी साउथ ईस्ट, between this north and east there will be northeast, between this north and west there will be northwest. So this southwest, southeast, northeast and northwest, these all four are intermediate directions. Okay, clear? कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी समझ में ना आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे समझाने की कोशिश पूरी करूँगा। कमेंट में भी समझा सकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करके मैं समझा सकता हूँ आपके डाउट्स को। अभी मैप में होता और एक चीज़ क्या है देखने की, जैसे कि हमने क्या बताया यहाँ पर अभी कि अगर मैप में डायरेक्शन नहीं दी है तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि टॉप साइड में नॉर्थ ही होगा। ऐसे ही कुछ कॉन्वेंशनल सिंबल्स भी हैं। कॉन्वेंशनल सिंबल्स भी हैं जिन्हें यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप कुछ एग्जांपल देख लेना, नेट पे देख सकते हो, आप बुक्स वगैरह में देख सकते हो। जैसे कोई क्या ब्रिज, अगर ब्रिज को किसी मैप में शो करना है तो उसका डायरेक्शन, उसका जो सिंबल होगा ऐसे ही होगा। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिंबल्स हैं। जैसे कि ट्रीज का हमें बताना है, ट्रीज कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे हमें रेलवे लाइन बताना है, रेलवे बताना तो कैसे होगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिंबल्स जिन्हें हम कन्वेंशनल सिंबल्स भी बोलते हैं। और भी हैं, कई हैं, मतलब कि रोड्स के बारे में है, कुछ फॉरेस्ट के बारे में है, और भी ऐसे ही करके कुछ है। तो आप देख सकते हो, गूगल करके देख सकते हो, या फिर आप बुक्स में भी देख सकते हो, कुछ डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि हम किसी प्लेस को कहीं पर हम शो करा रहे हैं तो हम किसके माध्यम से करा रहे हैं? एग्जैक्ट डिस्टेंस को लेकर हम कर रहे हैं। अगर सपोज एक मैं बात करता हूँ आप लोगों से, ठीक है, कि आप कहीं जा रहे हो, सपोज आपको कहीं भी हो, आप अपने दोस्त घर हो, ए है कोई, ए आप हो गए, कोई बी आपका दोस्त हो गया। बी का घर मैं यहाँ नहीं, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। बी घर यहाँ पर है। अभी बी, आपको ए से बी तक का रास्ता पता नहीं है, तो लेकिन बी ने बताया कि आपको हमारे घर तक आने के टाइम पे एक मिलेगा क्या, लाल बत्ती, और यू कैन से चौराहा। ओके, तो चौराहा से बताया कि चौराहा से राइट टर्न लेंगे, राइट टर्न लेने पर एक यहाँ पे गोल चक्कर मिलेगा हमें। गोल चक्कर से फिर हमें राइट लेते हुए सीधे में स्ट्रेट बढ़ना है। यहाँ पर एक हमें मिलेगा, कुछ भी देख लेते हैं, एक मतलब हॉस्पिटल ले लेते हैं, हॉस्पिटल मिलेगा। हॉस्पिटल से आगे बढ़ते हुए आएंगे तो एक हमें एक बड़ा सा टावर मिलेगा। यहाँ हॉस्पिटल से हम राइट टर्न लेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा टावर में दिख रहा है, ठीक है। टावर मिल रहा है, टावर से बता रहा है कि टावर से जैसे हम लेफ़्ट पहुँचेंगे तो हमारा घर मिल जाएगा। अब बेसिकली ये बताना क्या चाह रहा है मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। बताना ये चाह रहा है ये, अभी ये क्या बोल दे, वो फ़ोन पे बोले आपको
कि जस्ट टेक राइट फ्रॉम फर्स्ट चौराहा, फर्स्ट रेड लाइट, एंड देयर आफ्टर द straight from the next goal chakkar, and the right turn after this hospital, and straight from this tower, and after some time, after some distance, you will see my house, home next to your लेफ्ट साइड। बट होगा क्या, ऐसे में होगा क्या कि आप इस डायरेक्शन को भूल जाओगे। अब वो एक मैप ऐसे बोल दे कि आपको आना है सीधे, पहले एक मिलेगा चौराहा मिलेगा, वहाँ से सीधे लेफ़्ट लेके आएंगे, यहाँ गोल चक्कर मिलेगा, सीधे निकलेंगे, हॉस्टल मिलेगा, वहाँ से राइट लेंगे, यहाँ टावर मिलेगा, यहाँ हमारा घर है। अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर ये जो कुछ एग्जैक्ट ये लैंडमार्क हैं, ठीक है, ये कुछ लैंडमार्क के बारे में बता दे रहा है, लेकिन ये इसने एक बार भी ये नहीं बोला कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ये डिस्टेंस इसने मेजर नहीं बताई है। यानी कि इसने क्या किया है, एक आपको रफ ड्राइंग आपको बना कर दे दिया, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क के बारे में बता दिया है कि आप हमारे घर तक आ जाओगे। इस तरीके की रफ ड्राइंग को, जिसमें कि लैंड डिस्टेंस बता भी सकता है, नहीं बता सकता है, जिसमें डिस्टेंस को एग्जैक्ट डिस्टेंस बताना मैंडेटरी ना हो, इसे हम स्केच कहते हैं। ओके, दिस डायग्राम इज नोन एज स्केच। ये हमें किसी को लोकेशन बताने में या समझाने में ही काम में आता है, ठीक। इसमें हमें कुछ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क के बारे में बताने होते हैं, और इनके बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम एग्जैक्ट बताएं ना बताएं कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। अब हमने क्या देख लिया कि हम पूरी अर्थ को ग्लोब पे ले आए, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को मैप पे ले आए, इसके बताए। अब सपोज कि हमारा कोई घर है, ठीक, हमारे पास एक प्लॉट है, हमें प्लॉट में क्या करना है कि हमें कुछ रूम्स बनाने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम डिसाइड किए हैं कि एक रूम हमारा ऐसा होगा, सामने यहाँ पर एक पार्किंग होगी, गाड़ी की पार्किंग होगी, नेक्स्ट हमारा फिर यहाँ पर एक छोटी सी गैलरी, और यहाँ पर एक नेक्स्ट रूम होगा, यहाँ पर एक हमारा वॉशरूम हो रहा है, यहाँ पे किचन हो रहा है, यहाँ वेंटिलेशन होगा। हम ये डिसाइड कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे हमारी इतनी डिस्टेंस कितनी है। सपोज 50 मीटर है, हम ये देख रहे हैं हमारा कितना, ये हम देख लिया हमारा 40 मीटर है। अब हम ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को, अब ये मैं ग्राउंड डिस्टेंस बोल रहा हूँ, ठीक है, ग्राउंड पे कितना है, ग्राउंड पे इस डिस्टेंस को हम पता किए हैं कि हमारे 50 मीटर है, 50 बाई 40 का हमारे ये मीन्स ये इसकी सपोज ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई। ओके, तो लेंथ ऑफ ब्रीथ हमें पता है ग्राउंड पे कितनी है, तो हम इसे एक छोटे से पेज में हम इसको ड्रॉ करेंगे, और हम ये डिफाइन करेंगे कि ठीक है, हम इसका क्या करेंगे कि 20 मीटर का ये कर देंगे, 20 मीटर का ये कर देंगे, और 10 मीटर का हम इसको रख लेंगे। फिर इसी तरीके से इधर भी डिसाइड हो जाता है कुछ। तो इस तरीके का जो आइडिया बनाया जाता है, इस तरीके का जो एक मैप तैयार किया जाता है, ये बेसिकली मैप नहीं, एक इसे प्लान बोलते हैं, इसे प्लानिंग बोलते हैं, इसे प्लान बोलते हैं। प्लान के यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ मीनिंग क्या होती है कि हम एक स्मॉल एरिया को एक लार्ज मैप में ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पे ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ पर एक्यूरेट होनी चाहिए। ये बेसिकली हम अपने सराउंडिंग की चीज़ों को मैनेज करने के लिए ही प्लान बनाते हैं, ठीक है। प्लान बेसिकली हमारे सराउंडिंग की चीज़ों को मैनेज करने के लिए किया जाता है। स्केच हम बेसिक डिटेल किसी को देने के लिए करते हैं। मैप क्या करते हैं कि हम पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, उसकी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को बताते हुए करते हैं। ग्लोब में क्या करते हैं, हम ग्लोब में हम पूरे अर्थ को समझा देते हैं कि अर्थ के कहाँ पर क्या है, ठीक है। अब हमने क्या देख लिया कि ग्लोब देख लिया, हमने मैप देख लिया, हमने स्केच देख लिया, हमने प्लान देख लिया। अब सपोज किसी चीज़ को कहीं पर लोकेट करना है। सपोज मैंने बोल दिया कि
दिल्ली को इस एक मैप दे दिया मैंने, बोले दिल्ली को यहाँ पे लोकेट करो। इलाहाबाद को यहाँ पे लोकेट करो, चेन्नई करो, कुछ किसी भी प्लेस को यहाँ पे लोकेट करो। तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी भी प्लेस को अर्थ के या मैप पे लोकेट करने के लिए हमें चाहिए कुछ रेफरेंस पॉइंट। बिना रेफरेंस पॉइंट हम किसी भी प्लेस को हम खोज नहीं सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाता हूँ। आपने किसी रिलेटिव के घर गए, ठीक, आपके रिलेटिव ने क्या बोला कि बेटा जाके पास गुप्ता जी की दुकान से ले आना एक दूध की थैली। तो आप क्या बोलोगे कि कहाँ गुप्ता जी की दुकान है, लेकिन गुप्ता जी की दुकान से पहले आप उनसे पैसे मांग लेना, दूध के पैसे चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप बच्चे हो भी। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको कि आप पूछोगे पैसे आपको मिल गए, फिर आप पूछेंगे कि गुप्ता जी की दुकान है कहाँ एक्चुअली, क्योंकि हमें तो नहीं पता गुप्ता जी की दुकान, हम तो रिलेटिव में नए नए आपके घर आए हुए। तो क्या बताएंगे ये कि आप बेटा ऐसा करना, घर से निकलते राइट साइड में राइट लेना और पहला टर्न लेना लेफ्ट, सीधे स्ट्रेट 100 मीटर्स जाओगे तो गुप्ता जी की दुकान मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, आपको पता है आपका रेफरेंस पॉइंट ये कि आपको किस जगह से निकलना है। इस घर से निकलना है, इस घर से निकलते हैं पहला राइट देन लेफ्ट, आफ्टर 100 मीटर्स यू विल रीच टू गुप्ता जनरल स्टोर, ओके, गुप्ता डेयरी, वट एवर यू सी। तो हो क्या रहा है अभी यहाँ पर कि आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है कि यहाँ से ही हमें डिस्टेंस, यहाँ से भी जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है वो शॉप तक जाने की, हमें वो इस घर से करनी है। तो आपके पास रेफरेंस पॉइंट है। अगर आपके पास रेफरेंस पॉइंट है तो आप वहाँ पर जा सकते हो। इसी तरीके से अगर हम किसी प्लेस को हम अर्थ पे या फिर किसी मैप पे लोकेट करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए। हम बिना रेफरेंस पॉइंट के किसी भी प्लेस को हम लोकेट नहीं कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, सपोज देखते हैं हम फिर से इसके बारे में। ग्लोब बनाते सबसे पहले, क्योंकि हम अर्थ तो बना नहीं सकते, हम ग्लोब बनाएंगे। अर्थ हम कहाँ से ला सकते हैं, अर्थ हम नहीं बना सकते हैं, इसीलिए तो हम ग्लोब बनाते हैं, इसीलिए तो हम ग्लोब को पढ़ते हैं, ठीक। तो हम ग्लोब बनाएंगे। अब ग्लोब में हमें क्या पता है हमें कुछ ग्लोब में बेसिक चीज़ें पता है, जैसे 2 फिक्स पॉइंट हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल के मिलाते हुए एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे, ठीक है। एक हम इमेजिनरी लाइन देते हैं जिसे बोलते हैं मेरिडियंस, ओके, और यू कैन से मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। फिर हम क्या करेंगे कि इसके ईस्ट टू वेस्ट एक ऐसी इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि इस अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे, यानी कि ये एक स्फेयर है तो 2 परफेक्ट हेमिस्फेयर बन जाए, ओके। तो हम इसको क्या कीजिए, एक ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अभी क्या हुआ, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने पे क्या बन गया कि ये नदर्न साइड वाला हो गया नदर्न हेमिस्फेयर, और सदर्न साइड में क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फेयर। और वह ये इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल ऑफ दिस अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, और यू कैन से द लार्जेस्ट लैटिट्यूड्स इन लैटिट्यूड, ओके। अभी हमारे पास क्या है कि कुछ रेफरेंस पॉइंट हमें धीरे धीरे मिलना शुरू हो गए हैं किसी भी प्लेस को हमें डिनोट करने के लिए। हम नेक्स्ट यहीं से हम मूव कर लेंगे लैटिट्यूड की तरफ से। हम पहले लैटिट्यूड के बारे में देख लेते हैं, हम इसके बारे में देख लेंगे, और कुछ डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हम किए हैं, फिर इसके बाद लॉन्गिट्यूड और कौन कैसे होंगे ड्रॉ होंगे, हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, लैटिट्यूड्स के बारे में।
अगर हम लैटिट्यूड्स के बारे में देखेंगे, इक्वेटर हमारा है, ठीक है। इक्वेटर के नॉर्थ साइड में हम कुछ लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे, ओके। ऐसे हम इक्वेटर के साउथ साइड में कुछ लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे। तो जो हम इक्वेटर के नॉर्थ साइड में जितने लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे दो भागों में डिवाइड होगा ये, नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड। अब एज वी गो टुवर्ड्स दिस पोल, either north pole or south pole, the radius of these circles continuously decreasing, okay। मीन्स होगा क्या कि जितने भी हम नॉर्थवर्ड साइड में या सदर्न साइड में हम आएंगे तो होगा क्या कि कंटिन्यूसली जो भी हम लैटिट्यूड बनाते जाएंगे, इनका जो ये सर्कल बनेगा, ये सर्कल कंटिन्यू छोटा होता चला जाएगा। और जैसे हम नॉर्थ पोल पर आएंगे ये एक पॉइंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ पोल एक पॉइंट है, साउथ पोल एक पॉइंट है, ठीक। इसीलिए मैं बताया कुछ देर पहले ही कि ये जो इक्वेटर है ये लार्जेस्ट सर्कल होता है, ठीक। ये लैटिट्यूड्स को हम मेजर करते हैं डिग्री में। 1 डिग्री इज इक्वल टू 160 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। मैंने पहले ही बता रखा है कि अर्थ फ्लैट तो है नहीं, स्फीयर है, तो जो इसके डिस्टेंस हैं सारी एंगुलर डिस्टेंस हैं, ओके। तो इसीलिए जो इसकी जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, हम डिग्री में मेजर करेंगे, कोई वैसे डिस्टेंस नहीं होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस, ठीक। तो अभी हम क्या देखते हैं साथ ही साथ में, इक्वेटर से नॉर्थ पोल गए, इक्वेटर से हम साउथ पोल गए हैं, इक्वेटर से अभी तो ये तो अर्थ का हम एक साइड हुआ, ऐसे ही हम अर्थ के दूसरी साइड में देखेंगे। दूसरी साइड में जैसे हम देखेंगे सेम अपोजिट उधर भी वैसा ही होगा। तो यहाँ से यहाँ मीन्स फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ और साउथ पोल को जो इसकी डिस्टेंस होगी या लैटिट्यूड्स होगा टोटल, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ टोटल सर्कल, ऑफ टोटल सर्कल कितना होता है 360 डिग्री, ओके। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज वाई दिस इज the north pole is also known as 90 degree north, this is 90 degree south, ओके। और हम लैटिट्यूड, ये इक्वेटर को हम क्या मान के चलते हैं, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री, क्योंकि यहीं से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे इसके आगे की कि कितने डिग्री नॉर्थ में हम जा रहे हैं, कितने डिग्री हम साउथ में जा रहे हैं। अभी हम क्या देख लिए कि इक्वेटर हो गया हमारा, इक्वेटर से हम इधर जाएंगे नॉर्थ लैटिट्यूड, इधर जाएंगे हम साउथ लैटिट्यूड, नॉर्थ पोल 90 डिग्री लैटिट्यूड है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पोल है, ठीक। अब हम कुछ देख लेते हैं कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स वगैरह क्या क्या हैं। लैटिट्यूड तो हो गए, कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी हैं, जैसे कि the 0 degree latitude, or you can say equator. The first one this and second one this. 23.5 degree north, 66.5 degree north, okay. Similarly in southern hemisphere 23.5 degree north, 66.5 degree, sorry south here, south
23.5 डिग्री नॉर्थ। हम अभी क्या कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स। हम अगर नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे, दिस वन इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेकेंड वन इज नोन एज आर्कटिक सर्कल। ओके, इसी तरीके से हम जब सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर हम क्या देखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड दिस वन इज ट्रॉपिक अंटार्कटिक सर्कल। हिंदी में अगर आप बात करते हैं तो इसे यही बोलते हैं कर्क रेखा, जो है आर्कटिक वृत्त, जो है मकर रेखा, ये अंटार्कटिक वृत्त है, साउथ पोल है। ठीक है, तो दीज आर दिस सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स। ओके, अभी इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड से रिलेटेड हम एक चीज़ और साथ में हम देखते हुए चलेंगे, हीट जोन्स। हीट जोन्स, ठीक, हीट जोन्स क्या क्या हैं? हीट जोन्स हैं 3 टाइप्स के। टोराइड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। टोराइड जोन क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो वाला एरिया है, ठीक, इस वाले एरिया में वंस इन अ ईयर, एटलीस्ट वंस इन ईयर, जो सन की हीट होती है वो डायरेक्टली ओवरहेडेड होती है। ठीक है, इसलिए होता क्या है कि इस एरिया में जो सन की हीट या सन की लाइट बहुत सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है, इस क्षेत्र को मिलती है। इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा यहीं का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। और जो सन रेज होती है ओवरहेडेड at least once in a year in each and every latitudes। ठीक, फिर हम देखते हैं टेम्परेट जोन के बारे में। टेम्परेट जोन में होता क्या है कि यहाँ के बाद सन डायरेक्ट ओवरहेडेड नहीं होता है, बट सन की जो रेज होती है वो स्लैंट होती है, यहाँ से तिरछी होती है, स्लैंटिंग रेज यहाँ तक जाती हैं, इस एरिया तक भी जाती हैं, इस क्षेत्र में, इस एरिया में, रीजन में। इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं पहुँच पाती हैं। इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर ना तो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ना तो बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक, द नेक्स्ट वन इज, ये टेम्परेट जोन कहाँ कहाँ पर आएगा? बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नदर्न हेमिस्फेयर, between tropic of Capricorn and Antarctic Circle in southern hemisphere। Okay, now what about frigid zone? Frigid zone है between Arctic Circle and northern pole in northern hemisphere and between Antarctic Circle and southern pole in southern hemisphere। इस हेमिस्फेयर में या इस रीजन में होता क्या है कि जो सन रेज होती है बहुत कम ही मात्रा में पहुंचती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है ना कि मैक्सिमम टाइम पे ठंडी रहती है, इसलिए इस क्षेत्र को फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ठीक, एकदम नेग्लेक्ट होती है सनरेज इस एरिया में। नाउ हम अभी देख लेते हैं कि लैटिट्यूड्स हमारे हो गए, हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड्स,
मैंने अभी स्टार्ट में बताया था कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन है, इसे हम प्राइम मेरिडियन बोले थे। ठीक, इसी तरीके से इसके पैरेलल तो एक्चुअली एग्जैक्ट पैरेलल नहीं होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाने वाली जो अन्य अदर्स लॉन्गिट्यूड है हम उनको ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक चीज़ देखेंगे कि जो सभी यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं सभी के जो सभी सेमी सर्कल हैं, इक्वल डिस्टेंस वाले हैं, इक्वल डिस्टेंस और यू कैन से रेडियस, बट द ओनली स्पेसिफिक पॉइंट्स इज हियर कि सारे के सारे सभी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं अब अपर साइड में नॉर्थ पोल पे और ये लोअर साइड में साउथ पोल पे आके मिल जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप, ये सभी आपस में पैरेलल नहीं हो सकते हैं। ठीक, जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल की तरफ, अब लाइक यहाँ पर हमारा क्या था, इक्वेटर था। ठीक, तो हम जैसे इक्वेटर की तरफ नॉर्थ, इक्वेटर से नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे, इनके बीच की दूरी कम होती जा रही है, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जैसे जैसे कम हो जाएगी, जैसे ये पोल पहुँचेंगे बिंदु दूरी खत्म हो जाएगी, ये मिल जाएंगे। जिस सेम प्रोसेस होता है सदर्न हेमिस्फीयर में भी। ठीक, तो ये तो होते हैं लॉन्गिट्यूड्स के एक स्पेसिफिक रीजन। हम लैटिट्यूड्स में क्या देख रहे थे कि उनमें लैटिट्यूड्स में क्या देख रहे थे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे नॉर्थ वर्ड में या साउथ वर्ड में, इनके जो लैटिट्यूड्स हैं इनकी रेडियस कम होती जा रही थी। ठीक है, सर्कल की रेडियस कम हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी सेमी सर्कल्स हैं, सबकी रेडियस सेम है, बट यहाँ पर ये सब जाके नॉर्थ पोल साउथ पोल जाके मिल जा रहे हैं, एक बिंदु हो जा रहे हैं। ठीक, एक पॉइंट जाके सबके सब मिल जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी डिस्टेंस जो एंगुलर डिस्टेंस ही है, एंगुलर डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर भी इसे डिग्री में, लॉन्गिट्यूड्स को भी डिग्री में ही मेजर करते हैं। ठीक, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और हम यहाँ एक देखेंगे, डिफरेंट चीज़ देखेंगे अभी, जिसे हमने वहाँ पर क्या देख लिया था कि इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर बोले थे। इसी तरीके से जब रिसर्चर्स ने, साइंटिस्टों ने इसके बारे में डिफ़ाइन किया लॉन्गिट्यूड्स को, तो उस टाइम पे सभी कंट्री की एक साथ आम सहमति से क्या डिसाइड किया गया कि 0 डिग्री जी ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो कि ग्रीनविच में है, इसको इन्होंने माना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक, जो कि लंदन में है। ठीक, यूके। इन्होंने क्या बताया कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होगा वो यहाँ पर होगा। इसके अभी लाइक ये हमारा हो गया 0 डिग्री, ओके, लॉन्गिट्यूड। चूँकि अर्थ हमारी रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो होगा क्या कि जितने भी रीजन्स इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट में होंगे, ये सभी इसके टाइम से अहेड होंगे, और जितने भी इधर होंगे इसके वेस्ट डायरेक्शन में होंगे, ये सब बिहाइंड होंगे। मीन्स अगर किसी टाइम पे यहाँ पे ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे 12 से ज़्यादा होगा और यहाँ पे टाइम 12 से कम होगा। ठीक, ये इसका मेन रीज़न था। अब 12 से अगर ज़्यादा बज रहा है तो कितना बज रहा है, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, टाइम के बारे में देखते हैं। ठीक, टाइम वगैरह हम कैसे मेजर करते हैं। एक्चुअली टाइम मेजर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जिस टाइम पे सन मिड डे सन को देखो, मिड डे सन की शैडो देखो,
देखो ये 12 बजते हैं इस टाइम पे दोपहर के, लेकिन इस 12 बजे के हिसाब से हम किसी भी रीजनली हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कोई ट्रेन है, या सपोज़ इंडिया को लेते हैं हम, इंडिया का हम अगर मैप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गुजरात का ये वाला एरिया है और यहाँ पर ये एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ से यहाँ के बीच में 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री लैटीट्यूड्स का लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, टाइम में आगे पीछे हो जाएगा, टाइम में डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये रिसर्चर्स ने क्या किया कि होता क्या कि टोटल अर्थ में कितने हैं, 360 डिग्री है, यहाँ पर भी है। टोटल पूरे घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो उन्होंने क्या निकाला कि जो 15 डिग्री होगी वो होगा 1 घंटे बराबर। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 4 मिनट। कैलकुलेशन है ये, डिवाइड कीजिएगा इतना ही आएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि टोटल अर्थ को 24 डिविजन्स में डिवाइड कर लिया। लाइक टोटल अर्थ ये हो गई ऐसे, सपोज ये टोटल अर्थ हो गई ना, तो इन्होंने ऐसे ऐसे करके, ये सपोज 0 डिग्री हो गई, ऐसे करके 24 में डिवाइड कर दिया, ठीक। इसको 24 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 24 में डिवाइड कर दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि सबको 15-15 डिग्री में, सब में 15-15 डिग्री का डिफरेंस किया, ठीक। 24 भाग में डिवाइड कर दिया। फिर उन्होंने क्या देखा कि जितनी बार आप 15 डिग्री को क्रॉस करोगे 1 घंटे आपको, अगर आप इससे इस साइड में हो तो 1 घंटे प्लस का हो जाएगा आपका, इसके इधर जा रहे हो तो माइनस हो जाएगा, 1 घंटे माइनस हो जाएगा। या फिर अगर आपको 15 डिग्री से कम हो रहा है तो आप 1 डिग्री से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में अब होता क्या है एक्चुअली कि इंडिया में अभी मैंने बताया कि इंडिया में क्या हो रहा है कि इंडिया में जो टाइम लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है 30 डिग्री के आसपास है। तो हमने भी क्या देखा कि 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, 30 डिग्री मीन्स 2 आवर। तो इंडिया में होगा क्या कि अगर यहाँ द्वारका में, गुजरात के द्वारका में टाइम यहाँ पर अगर 12 बज रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में कितना बज जाएंगे, 2 बज जाएंगे। तो इससे इंडिया में क्या होता है कि थोड़ा इनकन्वीनियंस हो रहा था। तो अपने हिसाब से, मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन दोनों के मध्य में 82 डिग्री एंड हाफ, 82 डिग्री एंड ईस्ट को इंडिया ने अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन डिक्लेयर कर दिया कि हम इसी के हिसाब से चलेंगे। इसी तरीके से लेकिन कुछ कंट्री हैं जिन्होंने एक से अधिक टाइम जोन को एक पर एक्सेप्ट किया, जैसे कि रूस हो गए। रूस में टोटल 11 टाइम जोन है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया हो, और आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत हो, किसी टर्मोलॉजी से दिक्कत हो, किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इसको समझाने की कोशिश पूरी करूँगा अपनी, ठीक। तो पूरी क्लास सुनने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।